हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपिन यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज का दूसरा क्लास, यानी प्रतिशत का दूसरा क्लास। पहला क्लास आप देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया था। इसमें भी कुछ बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन पर। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले एक चीज़ आपको जान लेना जरूरी है दोस्तों, ये MRP का मतलब क्या होगा, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसी को कहते हैं अंकित मूल्य। इसको कहते हैं अंकित मूल्य, या इसको कहते हैं छापा मूल्य, या इसको कहते हैं सूची मूल्य। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब कोई सामान बनाती है उसके बाद उसका MRP लिखती है कि भैया यह साबुन 50 रुपए में बिकने वाला है, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा जाता है, यानी इससे अधिक में नहीं बेचा जाएगा। जब भी बेचा जाएगा तो 50 अगर लिखा है तो 50 तक में बेचना है या उससे कम में बेचना है। अच्छा, मोल जोल आप MRP पर ही करते हैं, और कोई भी दुकानदार आपको छूट जब देगा तो MRP पर ही देगा। अब कहेंगे सर इसमें छूट वाली बात पढ़ा रही है, तो छूट में ना पढ़ाते डिस्काउंट में ना, इसमें भी जरूरत पड़ेगा, कुछ जरूरत इसका पड़ता ही है। और ये छापा मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब जानना आपको जरूरी होगा। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि जिस रेट से कोई सामान खरीदा जाए क्रय मूल्य है। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, यानी जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाए। अब दोस्तों, अब आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और MRP ये जानना है। अब एक होता है लागत मूल्य, ये होता है लागत मूल्य। अच्छा, ये लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। मान लीजिए कि कोई सामान आप कहीं शहर में जाकर 5000 रुपया में खरीद लिए। मान लो एक टीवी आपने 5000 में खरीदा, और उस टीवी को आप घर पे मंगवाने में भाड़ा में 200 रुपया खर्च कर दिए, तो आपका हो गया 5200 रुपया। यही आपका लागत मूल्य हुआ, जबकि ये सब तो इसको खरीदने में ही लग गया ना, तो 5200 एक प्रकार का ये लागत मूल्य जो हुआ क्रय मूल्य ही हुआ। अब दोस्तों, एक चीज़ जानना हम चाहेंगे इसमें, इसको ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है, ये अमाउंट के केस में और भाव के केस में ये बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कर लेना है आपको अपने कॉपी में कि जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। इसका मतलब समझे, जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में हम जब दर्शाएंगे तो उसे अमाउंट का केस कहा जाएगा। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा CP पर निकालते हैं। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब क्या, लाभ, हिंदी में इसका लाभ कहते हैं, और लॉस को हिंदी में हानि कहते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल में कह दे कि कोई सामान 500 रुपया में खरीदा गया है और उसको बेचा गया है 550 रुपया में, तो बताइए कि लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो याद रहे कि अगर कम रुपया में खरीद कर ज़्यादा में बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा, इतना आप भी जानते होंगे। लाभ कितना का हो गया, लाभ हो गया आपको 50 रुपये का। दोस्तों याद रहे, ये भाव का केस हुआ, इसमें रुपया का चर्चा है। लेकिन अगर आपसे यह कह दिया जाए कि मोहन जो है 10 आम खरीदता है, या आपको कहेगा कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य, मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य उसके 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। इधर मैंने क्या कहा, 500 रुपये में कोई सामान खरीदे, 550 में बेचे, तो लाभ हुआ 50 रुपया का। इतना आप समझ गए। यहाँ कहा जा रहा है ये
कि मोहन के 10 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इधर बोलिए कहीं रुपया मैंने बोला? नहीं बोला। तो जब रुपया नहीं बोला तब ये हो गया भाव का केस। दोस्तों जब रुपया का चर्चा नहीं रहेगा तो ये भाव का केस होगा, ऐसा सवाल में भाव का केस। और इसको समझना ऐसे है कि जितना रुपया में वो 10 आम खरीदा होगा उतना रुपया में 12 आम बेचा। रुपया देगा नहीं, आपको समझना है, क्योंकि कहेगा कि 10 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब कि जितना रुपया में 10 आम खरीदा उतना रुपया में वो 12 आम बेचा है। तो ध्यान देंगे, 10 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी खरीदा 10 गो और बेच दिया 12 गो, तो हानि ना हो जाएगा। खरीद के लाइएगा 10 गो और उतने पैसा में दीजिएगा 12 गो, तो 2 गो तो घर ही से घटा है, यानी कि 2 गो का हानि हुआ। देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा था तो लाभ हुआ, और यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि हो गया। यानी हम कह सकते हैं भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का उल्टा होता है। दोस्तों भाव का केस कब कहिएगा? जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में न दर्शा के अगर कह दे कि इसे वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है, उसे भाव का केस कहा जाता है। समझ गए हैं? जब रुपया में रहेगा, रुपया माने अमाउंट, यानी अमाउंट का केस हुआ, और जब रुपया नहीं रहेगा केवल वस्तु रहेगा तब भाव का केस हो गया। अब सुनिए, अब प्रतिशत लाभ हानि निकालना सीख लीजिए। भाव का केस या अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकलता है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटा निखेत लिखते हैं सीपी गुना 100 प्रतिशत में ना। ये देखिए, अगर आपको प्रतिशत हानि निकालना है तो आप लिखेंगे ऊपर में हानि बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य और फिर 100 से गुना, ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपने क्या किया, बट्टा में सीपी आया दोनों बार। तो ये जो टर्म होता है ये हमेशा होता है अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में ऐसा होगा, ध्यान दें। लेकिन जब भाव का केस होगा ना, भाव का केस, तो आपको अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो ऊपर लिखिए लाभ बट्टा एसपी गुना 100 लीजिए, क्योंकि भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का उल्टा होता है। यहां बट्टा में सीपी जबकि यहां बट्टा में एसपी। सुनिए, प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि बट्टा एसपी गुना 100 प्रतिशत में। ये हो गया भैया, ये बात हो गया। ये कब होता है? ये अमाउंट के केस, सॉरी ये भाव के केस में होता है। ये भाव के केस में ऐसा होगा। किसके केस में? भाव के केस में ऐसा होगा। तो चलिए अब एक बात बताइए, इस दोनों सवाल के लिए आपका क्या आंसर होगा? पहला सवाल हमारा ये था कि कोई सामान 500 में खरीद के 550 में बेचे, तो आप समझ गए लाभ हुआ 50 का। अब अगर आपको प्रतिशत लाभ इधर बताना है तो आप ऊपर लिखिएगा लाभ, अब बट्टा सीपी क्रय मूल्य पर निकालना है तो बट्टा कितना 500, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब 1 0 से 1 0 कटा, अब 50 दूना 100, ऊपर हो गया 5 दूना 10%, यानी 10% का लाभ हुआ। लेकिन दोस्तों अगर यही हमें इसमें जानना है तो इसमें जानना है तब भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा निकालते हम किस पर? एसपी पर। तो हानि है तो प्रतिशत हानि ही निकलेगा। हानि निकालने के लिए कितने वस्तु का हानि? 2 वस्तु का हानि। अब बट्टा में एसपी लिखना है, सीपी नहीं लिखना है इस बार। तो बट्टा में एसपी कितना है? 12, तो बट्टा 12 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 2 6 के 12, 6 का आधा 3, 100 का आधा 50। अब 50/3% को हम लिख सकते हैं 16.2/3%। तो याद रहे, अगर सवाल ऐसा रहे कि कोई व्यक्ति 10 आम खरीदता है 12 आम बेचता है तो उसको लाभ हानि कितने प्रतिशत का होगा, तो आपको 16.2/3% का हानि हो जाएगा। जबकि 500 में खरीद के 550 में बेचे तो 50 का लाभ यानी 10% का लाभ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है भाव के केस में, विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि हो गया, इधर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो गया। यानी अब आप कह सकते हैं कि भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का उल्टा होता है। और ये थ्योरी आगे आपको डिस्काउंट में भी काम करने वाला है, ये थ्योरी
आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम करने वाला है, और ये जो आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसमें भी काम करने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, अच्छे से सीखते हैं। दोस्तों आपको जानना है अब ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या है? ए बी फार्मूला आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100 प्रतिशत में। ध्यान रहे वृद्धि तो प्लस होगा, कमी तो माइनस होगा। वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। अब आप कहेंगे फार्मूला जो है क्या फायदा याद रखने से? तो भैया एक बात जान लीजिए, इसको याद रखने से फायदा आपको होगा। और किस तरह के सवाल पर आपको फायदा होगा? तो याद रहे कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए। कितने बार? केवल 2 बार। जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाएगा, वैसे सारे सवाल को ए बी फार्मूला से बनाया जाएगा। और याद रहे, जैसे मान लीजिए कि सवाल आपसे कैसे कैसे पूछा जाएगा। आपको कहेगा, एक आयत ले लेते हैं, देखिए आयत है, आपको कहेगा कि लंबाई 10% बढ़ा दिया है, चौड़ाई 5% बढ़ा दिया है। लंबाई 10%, चौड़ाई 5% बढ़ा दिया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा? आप देख रहे हैं आयत पर 2 बार घटना घट गया, लंबाई भी बढ़ाया गया, चौड़ाई भी बढ़ाया गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक बार 10 एक बार 5, हो सकता है दोनों बार 10, दोनों बार 5, एक बार 10 एक बार 8। जरूरी नहीं कि खाली वृद्धि ये होगा, एक में कमी एक में वृद्धि भी बोल सकता है, या दोनों में कमी बोल सकता है, या दोनों में वृद्धि बोल सकता है। लेकिन 2 घटना होना चाहिए। वर्ग पर भी लागू हो जाएगा, उसी तरह आगे वृत्त पर भी लागू कर देगा। वृत्त में क्या कहेगा कि त्रिज्या 10% बढ़ाया गया, त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, मतलब पाई का मान 22/7, चाहे बड़का वृत्त हो या छोटका वृत्त हो, दोनों में वही रहेगा। लेकिन आर जो है बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ आर का यूज 2 बार हो रहा है, आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार। तो अगर आप त्रिज्या को 5% बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में 2 बार घटना हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या का यूज कै बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ भी ये भी फार्मूला लगेगा। अगर मान लीजिए कि वृत्त के त्रिज्या 10% बढ़ा है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? यही फार्मूला लगाइएगा। ए के जगह 10, ए के वैल्यू, अब बी के वैल्यू भी 10 से रहेगा, क्योंकि 2 बार घटना होगा। पहला घटना ए है, दूसरा घटना बी है। 10% प्लस 10 गुना 10 अब बट्टा में 100% में। इस 100 से 100 कट गया एक बार में, 10 10 20 1 21% की वृद्धि हो जाएगा उस वृत्त के क्षेत्रफल में। दोस्तों अगर किसी वृत्त के त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगा। अब ध्यान दें, अगर किसी आयत के लंबाई 10% बढ़ा देगा, चौड़ाई 5% बढ़ा देगा, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ए बी फार्मूला लगाना है कि क्योंकि 2 घटना है, तो यहाँ 10 और फिर 5 बी के जगह, और फिर प्लस 10 गुना 5, यानी दोनों को गुना करके लिख दिया गया, बट्टा में 100 ये प्रतिशत। 10 5 कितना होता है? 15, और प्लस 10 5 50 हुआ, और नीचा से 2 जीरो हटाना है तो सिंपल करिएगा, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 15.50%, यानी 15.5% की वृद्धि। प्लस में आया तो समझना है वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में, और अगर माइनस में आया तो समझना है कि कमी हुआ। अच्छा, क्या ये क्षेत्रफल भी पर ही लागू रहेगा? नहीं, ये सवाल ऐसे भी लागू रहेगा। ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे भी कहेगा कि किसी व्यक्ति का वेतन, मान लीजिए सलीम का वेतन, सलीम का वेतन पहले जनवरी में 10% बढ़ा है, अब फरवरी में, जनवरी में 10% बढ़ा है, अब फरवरी में 10% कम हुआ है। ठीक है, तो कहेगा मार्च के आरंभ में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बताइए, उसके वेतन पर 2 बार घटना घट गया क्या? हाँ, कैसे? सलीम के वेतन में जनवरी में 10% वृद्धि हुआ, फरवरी में 10% कमी हुआ। ये कमी माइनस को डिनोट करेगा, कमी को माइनस से डिनोट करेंगे, और वृद्धि को प्लस से डिनोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि 10% वृद्धि फिर 10% कमी, यानी उसके वेतन पर 2 बार प्रभाव पड़ा।
तो जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट रहा है, ये भी फार्मूला लगाना है, ये भी फार्मूला लगाइए। ए के जगह 10 और बी के जगह -10, और फिर दोनों गुना करके ना लिखा हुआ है, तो दोनों गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -10 और +10 गुना तो माइनस में 10 गुना 10 और बट्टा 100%। 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, ये 10 में से 10 तो ये 0 हो जाएगा, बचा -1%, यानी कि 1% की कमी हुआ उसके वेतन में। क्या हुआ? उसके वेतन में 1% की कमी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे सवाल का जवाब अपरिवर्तित करके आ जाते हैं, आपसे पूछ लेता है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, आपको कहेगा कि 10% पहले वेतन बढ़ा था, फिर 10% घटा है, तो बताइए कि अब उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ कहेगा कि 0%, या कह देगा कि अपरिवर्तित रहेगा, तो कोई ऑप्शन दे देगा अपरिवर्तित, तो उसको मार देगा, क्योंकि लोग सोचेगा कि पहले 10% बढ़ा और फिर 10% घटा तो उतने रहा। नहीं, जब 10% बढ़ा, मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं तो 110 हुआ, और फिर 10% कमी, तो 110 का जो 10% होगा वो तो ज़्यादा ना होगा 100% के 10 से, 100% का 100 का 10% और 110 का 10%, बड़ा कौन होगा? 110 का 10% बड़ा होगा। तो ये बात को आपको समझना है, इसीलिए ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रखे थे, एक क्वेश्चन क्या पढ़ा रखे थे आपको पता होगा, आपको मैंने बता रखा था, क्वेश्चन में लिख दूं, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर। आइए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, परवल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे, अब रिपीट मैंने कर दिया है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आने वाला है, वो प्रतिशत में देगा नहीं आपसे, क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, परवल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। मैंने आपसे बोला था कि जब किसी सामान का रेट बढ़ेगा तो खपत में कमी करना होगा, तभी ना जाके खर्च प्रभावित रहेगा, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए रेट बढ़ गया, खानाई आप कम करिए नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आपका खर्च जो है, बजट जो है हिल जाएगा, यानी खर्च पर प्रभाव पड़ेगा। उस खर्च को अप्रभावित रखने के लिए जब सामान का रेट बढ़ जाए तो उसका उपयोग में कमी कर दीजिए, और कभी सामान का रेट घट जाए, आप चाहते हैं खर्चा उतने हो, तो इसके लिए आप क्या करिए? सामान का रेट घट गया तो खर्चा बढ़ा दीजिए, खपत बढ़ा दीजिए, वस्तु का उपयोग ज़्यादा करिए, ज़्यादा सामान खरीदिए, बस आपका खर्चा बैलेंस होते रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे सवाल में जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत में कमी पूछेगा, और अगर मूल्य घटेगा तो खपत में वृद्धि पूछेगा। सीधी बात है, इधर बढ़ा तो इधर घटा, इधर बढ़ा तो इधर घटा, ऐसे होगा। तो आपका मूल्य बढ़ा है तो इसमें खपत में कमी पूछेगा, तो याद रहे इसी से बनता है सवाल, मूल्य बढ़ा कि घटा इतने देखना है। बढ़ा है तो जितना के वृद्धि कमी उसको ऊपर लिख देना है, 25% वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ के ऊपर का को लिख देना है, फिर नीचे कमी रहता तो 100 में से घटाते तो 75 होता नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अच्छा, यही वृद्धि है इसीलिए नीचा जोड़ के लिखे हैं, यही कमी रहता तो नीचा घटा के लिखते। अब हुआ खपत में, ये निकलेगा खपत में प्रतिशत कमी, कितना का? 25 पच्चे 125, 5 से काटा 20 बार में, यानी कि 20% खपत में कमी कर दीजिएगा ना, तो खर्च अप्रभावित रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब जो हमारा सवाल होने वाला है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए दोस्तों, तो सवाल कहता है कि चावल के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाती है, कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो सुन लीजिए, अब इसमें क्या करना है, 30% के कमी किया गया है तो 30 और 30 को 100 में से घटा कर लिखना है, तो 70 का है, क्योंकि 30% कमी है मूल्य में, यही देखना है। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना है। अब देखिए, मूल्य में कमी हुआ है तो खपत में यहाँ वृद्धि करना होगा, यानी खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना? 0 से 0 कट गया, ऊपर हुआ 300/7%, यानी कि ये 42.6/7% आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल को।
दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगला सवाल हमारा क्या कहता है। कहता है कि परवल पिछले महीना 20 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, पिछले महीने के बात है, परंतु अब 15 रुपया प्रति केजी मिल रहा है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अप्रभावित हो, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा। तब पहले तब मूल्य में दे देता था कि कमी है, कितना प्रतिशत कमी चाहे इतना प्रतिशत वृद्धि। इस बार प्रतिशत में मूल्य में कोई वृद्धि कमी नहीं दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि परवल पहले 20 रुपये प्रति केजी था, जबकि अब 15 रुपया प्रति केजी है, तो भैया कमी हुआ है ना मूल्य में। देखिए मूल्य में कमी हुआ है। मूल्य में कमी कितना का? 5 रुपया का, क्योंकि 20 रुपये केजी मिल रहा था पिछले महीना, अब 15 रुपये, तो मूल्य में कमी कितना? 5 रुपये का। तब प्रतिशत कमी कितना का, यानी मूल्य में प्रतिशत कमी 5 रुपया के कमी किस पर? इस पर कि इस पर? अरे 20 पर। 20 पर 5 घटा तब ना 15 हुआ इस महीना। तब 5 के कमी किस पर? 20 पर। तब बटा में 20, अब प्रतिशत में लाना तो 100% से गुना। चलिए 20 से 100 को काटे 5 बार में, बचे 25%। यानी आप समझ लीजिए कि मूल्य बढ़ा है 25% परवल का, सॉरी घटा है 20%, सॉरी 20 रुपये से हो गया 15 रुपये, यानी मूल्य में कमी हो गया है कितना का? 25% का। 5 रुपया घटने का मतलब 25% घटना। तो अब सवाल इतना बात जब पता रहता था तब तो बन जाता था हमारा कि अगर किसी सामान का दाम 25% घटा है तो खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च अप्रभावित रहे। तो सामान का दाम 25% कम हुआ है, हमको निकालना है खपत में प्रतिशत वृद्धि ना। तो हमें याद है कि हमको तो केवल देखना होता है मूल्य घटा कि बढ़ा। तो ये मूल्य में कमी है, मूल्य में क्या है? कमी है। तब 25 के है कमी, तो ऊपर में लिख दिए, और फिर 100 में से नीचे घटा के लिखेंगे तब 75% के लिए 100% से गुना। 25 × 75, 100/3, यानी 33.1/3% खपत में हमें वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपसे और अलग अलग टाइप के सवाल को लेकर आएंगे और एक एक क्वेश्चन से हम आपको अगला शुरू कराएंगे टाइप 1 से, और एकदम इत्मीनान से आप शुरू से पढ़ते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वीडियो जो कि YouTube पर पूरा डला हुआ था प्रॉफिट लॉस का, वो मैंने डाल दिया था, तो अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस का पूरा वीडियो है। ऐसा है कि उसको देखने से ऐसा नहीं होगा कि आपको ज्ञान नहीं होगा। आपको अगर वो फ्री वाला था और वो पेड वाला में अगर एक वीडियो मिल गया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि उससे आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले परसेंटेज को यहाँ पूरा कंप्लीट करते हैं, तब उसको देखिए और बेहतर लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।